नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां खबर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी ग्राहकों को झटका दे दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम बढ़ा दिए। इसमें 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत 11 जुलाई 2021 यानी कल से लागू होगी। कोरोना काल में महंगाई से जनता पहले ही परेशान है। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका असर सीधा जनता की जेब पर पड़ रहा है। उच्च इनपुट लागत के कारण कंपनी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। कंपनी ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी और वहीं मदर डेयरी ने कहा कि नई कीमतें दूध के सभी प्रकार पर लागू होंगी। कंपनी ने बयान में कहा कि कंपनी कुल इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रही है, जो पिछले 1 साल में कई गुना बढ़ गई है। साथ ही महामारी के कारण दूध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क अब 55 रुपये के बजाय 57 रुपये में मिलेगा और वहीं टोन मिल्क की कीमत 45 रुपये से बढ़कर 47 रुपये प्रति लीटर हो गई है। और वहीं पिछले 1 साल में कृषि कीमतें 8 से 10% तक बढ़ी गई है और इनके साथ ही प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती परिचालन कीमतों की मार भी पड़ी है। मदर डेयरी ने कहा कि यह ध्यान देना होगा कि पिछले 3-4 हफ्तों में अकेले दूध की कृषि कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। और वहीं आपको बता दें, पिछले 1 साल में दूध की खरीद के लिए ज़्यादा कीमतें चुकाने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी रोजाना 30 लाख लीटर से ज़्यादा दूध बेचती है और दूध के दामों में इजाफा होने से घी, पनीर, मक्खन, चीज़, लस्सी और छाछ के अलावा मिठाई, चॉकलेट आदि की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दूध के दाम बढ़ने का असर आम आदमी की रसोई पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी खपत प्रत्येक परिवार में रोजाना होती है। और वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट एंटीबॉडीज़ को चकमा दे रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राकृतिक संक्रमण और वैक्सीन से किस तरह एंटीबॉडीज़ बनती है, जो अल्फा, बीटा और डेल्टा के साथ वायरस के सबसे पहले रूप में से भी बचाने में कारगर है। ये टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने संक्रमण की चपेट में आ चुके 103 लोगों की जांच की तो पता चला कि डेल्टा बिना वैक्सीन वाले लोग जो अल्फा की चपेट में आए उनकी तुलना में कम संवेदनशील है। और वहीं वैज्ञानिकों ने 59 लोगों के सैंपल की जाँच की जिन्हें एस्ट्राजेनेका या फिर फाइजर टीके की 1 या 2 डोज लग चुकी थी। टीम ने पाया कि 1 डोज लेने वाले केवल 10% में इम्यूनिटी देखी गई, जो डेल्टा और बीटा वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम था। और वहीं टीके की दूसरी डोज 95% असरदार दिखी है। और लेकिन दोनों वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ में कोई बहुत बड़ा अंतर या बदलाव नहीं दिखा है। यही कारण हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है। अब वहीं उत्तर भारत में मानसून का इंतजार आखिर खत्म और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून शनिवार से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में दस्तक देगा और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश से तापमान लुढ़केगा। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में मानसून 15 साल बाद सबसे अधिक 13 दिन की देरी से पहुंच रहा है। आमतौर पर
27 जुलाई को मानसून दिल्ली को भिगो देता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्व अनुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, स्थितियां अनुकूल हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। अगले 5 दिनों तक इस पूरे क्षेत्र में मध्यम से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। यूरोपीय देश जर्मनी कोरोना के खिलाफ मिक्स कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की इजाज़त देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। सरकार ने सलाह दी है कि जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, अब या तो फाइजर, बायोनेटेक या मॉडर्ना की वैक्सीन का उम्र के बावजूद दूसरा डोज ले सकते हैं। गौरतलब है कि दुनिया के कई मुल्कों में एक ही तरह की वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज टीकाकरण अभियान में शामिल है और वहीं ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में सरकार लोगों को इच्छा के अनुरूप कुछ समय बाद दूसरी वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुकी है। लेकिन जर्मनी अपने नागरिकों को आधिकारिक रूप से मिक्स वैक्सीनेशन की इजाज़त देने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का फैसला टीकाकरण पर स्थायी समिति की सिफारिश के एक दिन बाद आया है। समिति ने सिफारिश की कि एस्ट्राजेनेका के पहले डोज के 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगाया जाना चाहिए। जर्मनी में टीकाकरण का स्थायी समिति स्टिको ने कहा कि वर्तमान रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि मिक्स डोज के टीकाकरण के बाद पैदा हुआ है इम्यून रिस्पॉन्स स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है। और वहीं यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की तरफ से वर्तमान में स्वीकृत फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने 2 अलग अलग कंपनियों के डोज इस्तेमाल कर मिक्स वैक्सीनेशन की दिशा में कदम बढ़ाया था। और वहीं CNN की खबर के मुताबिक जून में उन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के बाद अपने दूसरे डोज के तौर पर मॉडर्ना की वैक्सीन इस्तेमाल की। और वहीं ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोविड-19 वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से भी जाना जा रहा है और उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने एक दिन राहत के बाद शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 100.91 रुपये और डीजल 89.88 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन 1 मई को 90.40 रुपये प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 100.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले 70 दिनों में 10.51 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले 2 महीने में 9.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। और वहीं भारत में भी कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है। हर दिन 40,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं 12 दिनों बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोरोना केस आए और 1206 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 26 जून को 1258 संक्रमितों की जान गई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,254 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,694 एक्टिव केस कम हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 जुलाई तक देश भर में 37 करोड़ 21 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 30,55,802 टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 43 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18 लाख कोरोना सैंपल के टेस्ट भी किए, जिनका पॉजिटिव रेट 3% से कम है। और वहीं आपको बता दें, देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.32% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है।
और वहीं एक्टिव केस 2% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत को चौथा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भारत में ही हुई है। और वहीं चीन किसी न किसी रूप में लगातार भारतीयों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा सक्रिय है चीनी ठग, जो चीन में रहते हुए भी भारत के लोगों को चूना लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है, जो भारतीय लोगों को शराब और मसालों में निवेश करने के नाम पर ठगने का काम कर रहा था। रकम चीनी ऐप के जरिए इन्वेस्ट करवाई जाती, जो फिर वापस नहीं मिल पाती। इस सिलसिले में 2 युवक को भी गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान हैदराबाद निवासी नागराजू करमची और सिकंदराबाद तेलंगाना निवासी कोंडाला सुभाष के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि ये चीन में बैठे लोगों के लिए काम कर रहे थे। दोनों आरोपी चीनी नागरिकों के लिए एक नई कंपनी रजिस्टर करवाते, जिसमें भारतीय नागरिकों को डायरेक्टर नियुक्त करते, फिर कंपनी के नाम पर ही भारतीय बैंकों में खाते उपलब्ध करवाते थे। इन बैंक अकाउंट को चीन से ही ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता था। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये गैंग 45 दिनों के भीतर ही करीब करोड़ों रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए चीन पहुंचा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि ये गैंग 2000 से भी ज़्यादा लोगों को इस ठगी का शिकार बना चुका है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वो मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह के आज़ाद अहमदाबाद पहुंचने की भी संभावना है और 11 जुलाई को वह शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भोपाल शाह के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में आता है। उसी जगह से वे अहमदाबाद शहर में और उसके आसपास जल वितरण परियोजनाओं, एक सामुदायिक हॉल और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा निर्मित एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। शाह के निकटवर्ती सानंद जाने की भी संभावना है। ये स्थान भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में आता है। ये वह सानंद एपीएमसी, आंगनबाड़ी, सड़कों और स्मार्ट कक्षाओं जैसी विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे या फिर उनकी आधारशिला भी रखेंगे। गृह मंत्री 12 जुलाई को अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर और प्रतिबंधों में छूट के बाद लोग छुट्टियां और गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर जाते दिख रहे हैं। मसूरी, मनाली, नैनीताल में सैलानियों का तांता लग दिखा है। ऐसे में मसूरी के प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सैलानियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में धीमी के बाद ज़्यादातर सभी राज्यों को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। वहीं लोग छुट्टियां और गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों मसूरी, नैनीताल, मनाली की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सैलानी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़े। एक और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तनाव बना हुआ है। वहीं लोग बेपरवाह और लापरवाही बरतकर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के रखे हिल स्टेशन पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मसूरी में प्रवेश करने वाले सभी सैलानियों को कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दें। अगर सैलानियों के पास रिपोर्ट नहीं हुई तो उन्हें मसूरी के कोलू खेत से ही वापस भेज दिया जाएगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में हर साल होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम के आधार पर पहचान की जाएगी। शुक्रवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में बेहतर वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए रियल टाइम सोर्सेज और अपॉर्चमेंट स्टडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा। साथ ही इसकी मदद से वायु प्रदूषण के स्रोतों को
रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। स्रोतों का पता लगने पर रियल टाइम में ही उचित कार्रवाई करने से प्रदूषण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। और वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस स्टडी से दिल्ली के प्रदूषण में योगदान देने वाले अलग अलग कारकों की पहचान करने और उन कारकों का समाधान करने में काफ़ी मदद मिलेगी। किसी दूसरे शहर में वायु प्रदूषण के रियल टाइम सोर्स का पता लगाने के लिए इस तरह की तकनीकी अभी तक लागू नहीं की गई है। दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की पहचान करने के लिए एक सर्वे करेगा। विभाग के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। विभाग के अनुसार इस सर्वे के लिए 20 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो शहर में अलग अलग बाल देखभाल गृहों, संस्थानों और जिलों के ऑफिसों में सर्वे करेंगे। अधिकारियों को जिला कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों की मदद से 20 जुलाई तक सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक सर्वे के अनुसार पिछले साल मार्च में महामारी शुरू होने के बाद से शहर में करीब 2000 से अधिक बच्चों ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को ही खो दिया, जबकि उनमें से 67 ने अपने माता पिता को दोनों को ही खो दिया है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि इस संक्रमण की वजह से 651 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, जबकि 1311 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। इससे पहले DCPCR ने कहा था कि इन बच्चों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ शेयर की गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 मई को कहा था कि उनकी सरकार महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का खर्चा उठाएगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ऐसे बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की भी घोषणा की थी, जिसमें ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान शामिल था। और वहीं खबर अब एटा से, जहां सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि वो अपनी मां के साथ मोहल्ला नई बस्ती कासगंज में रहता है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता महेंद्र सिंह उम्र करीब 70 वर्ष भी गांव सरदलगढ़ में ही रहते थे। उसको टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि उसके पिता की गांव के पास अपनी मूंग के खेत में चारपाई पर सोते समय रात में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस और उच्च अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम के साथ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को मौके से मोबाइल फ़ोन के हेडफोन की एक लीड मिली। साथ ही स्थानीय लोगों से की गई पूछताछ और प्रारंभिक जांच से हत्या में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ होना संज्ञान में आया है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शक के आधार पर परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की गई। और वहीं इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मृतक का छोटा बेटा पुलिस के आने से पहले ही चुपचाप वहां से चला गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शक के घेरे में आए मृतक के छोटे पुत्र यतेंद्र का पीछा कर उसे चिलासनी तिराहे के पास से पुलिस ने हिरासत में लिया। दूसरा बेटा एक यतेंद्र है, जो दिल्ली से लौट के आया है, 5 साल से काम रह रहा है। उसके द्वारा पिता से ज़मीन मांगी गई। पिता ने कहा मैं तो तुम्हें ज़मीन नहीं दूंगा। और जो चचेरा भाई लगता है, उस दूसरी पत्नी का बेटा, उसके नाम उसने 2 बीघा ज़मीन कर दी थी और बाकी 10 बीघा ज़मीन उसके नाम करना चाह रहा था। इसी को लेकर के मृतक के सभी बेटे यतेंद्र द्वारा रात में गोली मारकर खेत में उसकी हत्या कर दी गई। उसके द्वारा जुर्म का इकबाल किया गया है और हत्या में प्रयुक्त आलक का तमंचा बरामद कर लिया गया है। मौके से जब उसने हत्या की थी तो उसकी ईयरफोन की लीड भी वहाँ गिर गई थी, उसकी भी शनाख्त हो गई थी। कुल मिलाकर के पिता द्वारा जो चचेरे भाई को जमीन दी जाए थी, उसी के रंजिश से उसने अपने सगे बेटे ने पिता की हत्या कर दी है और बेटा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
और वहीं खबर अब बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से, जहां मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस मामले में पीड़ित महिला ने नामजद थाने में शिकायत की, लेकिन थाने का दरोगा मामले में कार्रवाई न करते हुए पीड़ित महिला से मामले में सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने पर 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। दरोगा द्वारा कार्रवाई न करने से परेशान होकर पीड़ित महिला ने एसएसपी समेत सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। तो हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ है और मैंने प्रार्थना पत्र लोनी कटरा थाने में मिश्रा दरोगा को दिया। उन्होंने कहा चलो हम देख लेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया हमारे साथ। और वो हमसे कह रहा है फिर हम वहाँ एसपी गए, बाराबंकी एसपी लगे, तो वहाँ से जांच आई, ये भी दबा बैठे। और उसके बाद में वो कह रहा है कि हमको जो है कि सुलह कर लो और नहीं तो 20,000 रुपया दो, तो तुम्हारे हम कार्रवाई तुम्हारे तरफ से करेंगे। और हमारे विपक्षी लोगों से कह रहा है कि। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में चोरों का आतंक इस कदर है कि दिन हो या रात अपनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और सुरक्षा का दावा भरने वाली मेरठ पुलिस चोरों का आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के पोस्ट कॉलोनी का है, जहां देर रात चोरों ने जैन नगर कॉलोनी को निशाना बनाते हुए कोचिंग सेंटर संचालक के घर पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे कैश और ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। आनन फानन में पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आगे की छानबीन शुरू कर दी। 2 बजे यहाँ से और आज 10 बजे लौटे हैं, तो हमने देखा कि हमारे घर के सारे ताले टूटे हुए मिले हैं और कुछ सामान भी है, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि कितना कुछ गायब है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को छोड़ने गया था उसके मायके। और आज आके हमने देखा कि 10 बजे, तो मैंने फ़ौरन ही यहाँ पे जो आसपास लोग थे उन्हें सूचित कर दिया और उन्होंने पुलिस अधिकारी को बुलाया जो मौके पे। वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।